नमस्कार। आइए आज देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी तीसरी कसम का सार और शीर्षक की सार्थकता। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी रचनाओं में से है। रचना के 5 दशक बाद भी ये पाठकों को उतना ही प्रभावित करती है जितना कि अपने रचना काल में। कालजयी कथाकृतियों में ऐसी घटनाओं का निरूपण होता है जो मनुष्य की चिरस्थायी प्रवृत्तियों से जुड़ी हों। कालजयी का मतलब है प्रासंगिक, पुरानी होने के बाद भी आज भी पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है। कालजयी कथाकृतियों में ऐसी घटनाओं का निरूपण होता है जो मनुष्य की चिरस्थायी प्रवृत्तियों से जुड़ी हो, ताकि पाठक उससे जुड़ाव महसूस कर सके। प्रेम उन चिरस्थायी प्रवृत्तियों में प्रमुख है। प्रेम को श्रृंगार रस का राजा कहा जाता है। मुख्य रस है ना, प्रमुख रस है श्रृंगार रस। तीसरी कसम कहानी में प्रेम की भाव प्रवणता पूरी तरलता के साथ व्यंजित हुई है। साथ ही खूबी यह है कि यह निश्चल प्रेम कथा कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण करती नहीं दिखती। और तो और इसमें न तो प्रेम को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, न ही लंबी चौड़ी कस्में खाई गई हैं। वास्तविकता तो ये है कि पूरी कहानी में कहीं भी प्रेम का सीधा सीधा प्रस्ताव तक नहीं है। यहाँ प्रेम व्यक्त नहीं, महसूस करने वाली खुशबू है। कालजयी कथाकृति में भावनात्मक सघनता, तरलता और एक सीमा तक अमूर्तता होती है। ऐसी कृतियों से गुजरना एक बड़े अनुभव से गुजरने के समान होता है, जिसकी छाप हमारे मस्तिष्क में काफी देर तक पड़ी रहती है। तीसरी कसम कहानी को अगर शास्त्रीय कथानक के ढांचे के अंतर्गत विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें आदि, मध्य और अंत के निश्चित ढांचे वाला कथानक ढूंढ पाना मुश्किल है। इसमें जीवन का एक लघु प्रसंग, उसी प्रसंग से उलझे जुड़े अन्य प्रसंग, मिथक, गीत संगीत, मूड, सुगंध आदि सब सम्मिलित रूप में मिलकर ही कथानक बन गए। नई कहानियों की विशेषता ये है कि वे कथानक के बंधे बंधाए शास्त्रीय शिल्प का बंधन स्वीकार नहीं करते, अपितु इसमें विशिष्ट व्यक्ति, चरित्र या स्थितियां ही कथानक का रूप धारण कर लेते हैं। तीसरी कसम कहानी में हीरामन व हीराबाई का विशिष्ट व्यक्ति चरित्र ही कथानक बन गया है। कहानी की शुरुआत में हीरामन की पीठ में गुदगुदी सी होती है। अपने 20 साल के गाड़ी चलाने के अनुभव में उसे ऐसी अनुभूति पहली बार हो रही है। अपनी गाड़ी में उसने सीमा पार चोरी का माल ढोने से लेकर सर्कस का बाग ढोने तक का जान हथेली पर रखने वाला कार्य किया है, पर आज ये पीठ में गुदगुदी वाली बात उसे समझ नहीं आती। कहानी एक बार पूर्व दीप्ति पद्धति अपनाती है। पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में कहानी चलती है, पुरानी यादें उसे आती हैं, है ना। कहानी एक बार पूर्व दीप्ति पद्धति अपनाती है और हीरामन चोरी का माल न ढोने व बांस की लग्गी गाड़ी में न लदवाने की अपनी कस्मों व उससे जुड़ी घटनाओं को याद करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गाड़ी में उठती चंपा की महक और पीठ में लग रही गुदगुदी खींच रही है। और इन्हीं सोच विचार के क्रम में जब कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौका हिचकोला खाने से सिस की आवाज आती है तो हीरामन दुआली से बैल को पीटता है और तभी उसके कानों में बच्चों की बोली जैसी महीन फेनु गिलासी बोली पड़ती है। आहा मारो मत। ये आवाज नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई की है, जो कि मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी छोड़कर रात के अंधेरे में फारबिसगंज मेले की दरोता संगीत नाटक कंपनी में जाने के लिए हीरामन की गाड़ी में सवार हुई है। आगे दोनों के मध्य बातचीत का सिलसिला चलता है और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहीं भी प्रेम की स्वीकारोक्ति दोनों में से कोई नहीं करता, परंतु दोनों में वर्णित हाव भाव उनके मध्य प्रस्फुटित प्रेम भावना को व्यंजित करते चलते हैं। बतरस में मध्य स्वप्न और यथार्थ के बीच हिचकोले खाती गाड़ी फारबिसगंज पहुंच जाती है और हीराबाई विदा लेकर मेले की नौटंकी कंपनी में चली जाती है। फारबिसगंज बिहार में एक जिला है। कहानीकार चाहता
तो कहानी यहीं समाप्त कर सकता था, परंतु ये कहानी का वैसा समग्र सघन प्रभाव नहीं पड़ता जो कि रचनाकार का इष्ट था, ध्येय था। मानवीय भावनाओं की जटिलता को गहराई से प्रस्तुत कर संवेदनाओं के नित नए खुलते स्रोतों से पाठक को अवगत करा, एक से अधिक अनविति का समावेश कर एक तीव्र समग्र प्रभाव के लिए कहानी का लंबा बनना अनिवार्य था। मेले में जाकर नौटंकी को लेकर हीरामन और उसके साथियों का पूर्वाग्रह व उसको दरकिनार कर नौटंकी देखने का नितांत नया अनुभव, प्रेम के साथ जुड़े मान मनोबल और प्रेमी के प्रति सुने किसी भी अपशब्द का तीव्र प्रतिरोध का प्रसंग, 10 दिन 10 रात की वह खुमारी पूर्ण मनस्थिति कथा की परिणति को मार्मिक स्वाभाविकता देने व प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक थी। इस प्रेम की परिणति मिलन में होने की संभावना कम थी, परंतु जिस आकस्मिकता के साथ इसका अंत हुआ वह पाठकों को बहुत कुछ सोचने समझने के लिए बाध्य कर देता है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति आ गई थी जिसके कारण हीराबाई को मेले से यूं जल्दबाजी में बिना हीरामन को पूरी स्थिति समझाए निकल जाना पड़ा? क्या अभी तक उसका संयमित और अपनी व्यावहारिक नीति को जानता प्रेम संयम के बांध को तोड़ देने के लिए उद्यत हो गया था? वो उसी के फलस्वरूप उपजी हृदय विदारक पीड़ा से बचने के लिए हीराबाई की जुदाई ही व्यावहारिक उपाय नजर आया, या सच में इस पैसे पर टिकी दुनिया के आगे एक बार फिर मानवीय संवेदनाएं और हृदयगत भावनाएं कमजोर पड़ गई और महुआ घटवारिन सौदागरों के हाथों बिकने के लिए इच्छा पूर्वक तैयार हो गई? कारण जो भी रहा हो, परंतु स्वप्न की मनोरम दुनिया से यूं अचानक यथार्थ के कठोर धरातल से टकराना हृदय को अंदर तक द्रवीभूत कर देता है। वो पाठक हीरामन की तीसरी कसम खाने की स्थिति से जुड़ाव महसूस करता है। इस कहानी की विशेषता घटनाओं या बाह्य स्थितियों के संयोजन में न होकर मानसिक स्थितियों के संयोजन तथा उसके सविस्तार अंकन में है। भावनाओं की गहराती जटिलता को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहानी का लंबा होना अनिवार्य था। शीर्षक की सार्थकता पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि हीरामन ने पहली 2 कस्में जिन स्थितियों में खाई थी वे उसके गाड़ीवान जीवन में सहज व साधारण थी, परंतु जिन परिस्थितियों में उसने तीसरी कसम खाई वो एक असाधारण व अभूतपूर्व घटना थी। ये तीसरी कसम सहज, सरल, भोले व निश्चल हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संसर्ग, सौंदर्य व कला के अभूतपूर्व संयोजन से उपजी कोमल भावनाओं व उनके आकस्मिक दमन के फलस्वरूप उपजी स्थिति से संबंधित कसम है। बांस व चोर बाजारी का सामान न ढोने की कसमें उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस व चोर बाजारी का सामान न ढोने की कसमें उसने जान पर आफत बन आने के कारण खाई थी। बांस ढोने पर दुर्घटना से उसकी पिटाई हुई थी, तो चोर बाजारी का माल ढोते वक्त उसकी और उसके बैलों की जान सांसत में फंस गई थी। सांसत यानी मुसीबत में, संकट में। परंतु कंपनी की बाई की सवारी तो उसके लिए लाभप्रद ही सिद्ध हुआ था, कम से कम व्यापारिक दृष्टि से। मुंह मांगा भाड़ा के अलावा बख्शीश तो मिला ही, ऊपर से नौटंकी देखने के पास मिले 100 अलग, वो भी एक नहीं पूरे 5। पर दिल के मामले में उसके लिए यह सौदा काफी घाटे का साबित हुआ। जो सारी भावनाएं, वो सारे स्वप्न जो उसके हृदय की अतल गहराइयों में दबे पड़े थे, वो इस संसर्ग से सारे बांध तोड़ उमड़ पड़े थे। हीराबाई के सानिध्य में बिताए सारे पल उसकी जिंदगी के अमूल्य निधि बन गए थे, परंतु विरह के इस तीव्र दुख ने उसके हृदय को एक ऐसे सूनेपन से भारी कर दिया था जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। इस व्यथा को केवल महसूस भर किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। कोई गड़ा हुआ धन मिलने की खुशी के बाद उसी धन के लूट जाने के बाद की जो अनुभूति होती है, कुछ वैसी ही अनुभूति हीरामन को भी हुई। और ऐसे में आगे से ऐसी किसी मर्मांतक पीड़ा से बचने के लिए उस समय उसका तीसरी कसम खाना लाजमी और स्वाभाविक
प्रभावित था। ये तीसरी कसम हीरामन के मन की अनकही मर्मांतक अनुभूतियों को पाठकों के समक्ष साकार कर देती है। वह पाठक उस पीड़ा से जूझता हुआ महसूस करने लगता है। इस तीसरी कसम के माध्यम से हीरामन के मन की पीड़ा व भावनाएं करुण रूप में हमें गहराई तक प्रभावित कर जाती हैं। वह इसी प्रभाव में ही शीर्षक की सार्थकता है। तीसरी कसम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।